नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम वेब्स समिट भारत की प्रतिभा को मिल रहा है मंच में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने जा रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होने जा रहा विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ लाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक बाजार और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भारतीय बाजार से जोड़ना है, जिससे विकास, सहयोग और नवाचारों को बढ़ावा मिल सके। तो आपको बता दें कि वेब्स का लक्ष्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए वैश्विक अभिसरण शिखर सम्मेलन बनना है। ये भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी तैयार है, जो सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र में इसकी स्थिति को और बढ़ाएगा। और फोकस में उद्योग के साथ और भी कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे प्रसारण का क्षेत्र है, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि और संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जनरेटिव एआई, संवर्धित वास्तविकता यानी कि एआर, आभासी वास्तविकता यानी कि वीआर और विस्तारित वास्तविकता यानी एक्सआर। और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेब्स समिट का उद्घाटन करेंगे और सीईओ राउंड टेबल की अध्यक्षता भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद समिट में कई सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। 4 मई के बीच यहाँ मुंबई में जियो सेंटर में एक वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट किया जा रहा है और इसमें इन सभी एस्पेक्ट्स पे जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, अलग अलग सेमिनार्स में जिनके ऊपर बात होती है, वो इस बार एक छत के अंदर आकर के कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, वीएफएक्स, गेमिंग, जो भी सारे इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनके सब लोग यहाँ पर रहेंगे और उन सबको आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके एक ये मौका रहेगा कि इस सेक्टर को आने वाले दिनों में कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, उसके लिए किस तरीके का हमको एक पॉलिसी एनवायरनमेंट तैयार करना है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। चूँकि ये ग्लोबल समिट है, इसलिए हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में विदेशी रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें आएंगे। कई सारे राष्ट्रों के सरकारों के साथ में जो विचार विमर्श हुए हैं, तो वो लोग भी अपने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स इसके लिए भेज रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से भी लोग यहाँ पर आएंगे। और दूसरे छोर पर देखा जाए तो हमारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं, जिनके पास में अभी काफ़ी एक सीमित मौका हुआ करता था कि वो अपना टैलेंट ला करके लोगों के सामने रख पाएँ, अब उन्हें 30 से ज़्यादा क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से अपना टैलेंट लोगों को दिखाने का एक मौका मिल रहा है। तो ग्रामीण और छोटे क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ से लेकर के और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स तक सब लोग एक छत के अंदर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे हमारे यहाँ की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की जो आने वाले दिनों में जो राह है वो स्पष्ट हो जाएगी। कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। और वेब्स समिट 2025 के बारे में अब हम कार्यक्रम में बात कर लेते हैं श्री अजितेश शर्मा जी से, जो कि इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अजितेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वेब्स समिट 2025 एक तरह से जो आयोजन हो रहा है, इसमें भारतीय युवाओं को मौके दिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से उभरने का
प्रतिभाओं को सामने लाने का मौका दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। जी नमस्कार। जी अजितेश जी। वेव्स एक, जैसा आप लोगों ने डिस्कस किया अभी, कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए इंडिया का प्लान है कि ये ग्लोबल समिट्स में से सबसे बड़ी समिट बन के उभरे, और सभी सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया है। इसके 4 पिलर्स हैं: ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट, डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन, फिल्म्स और एवीजीसी एक्सआर। एवीजीसी एक्सआर यानी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। कॉमिक्स में हम लोग वेव्स के संग जुड़े हुए हैं एज ए पार्टनर, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, और हम लोगों ने कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप करी। ये कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप वेव्स के क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का एक हिस्सा है। जी 30 से ज्यादा क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस हैं जो 25 से ज्यादा एसोसिएशंस के संग मिलकर भारत सरकार चला रही है। और इस यहाँ पर एक जो एक बेहतरीन मिसाल रखी गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज करते हुए एसोसिएशंस के संग इन चैलेंजेस को रन किया गया, ताकि जो एसोसिएशंस में इंडस्ट्री की जो पकड़ है, जो उन लोगों का एक नेटवर्क है, उसको यूज किया जा सके और ये चैलेंजेस ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट तक पहुंच पाए। जी बिल्कुल। तो ये एक अनोखी पहल है जिसका ये पहला सम्मेलन है, और आगे भी ये चलता रहेगा। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो सीईओ राउंड टेबल करेंगे। यहाँ पर ग्लोबल थॉट लीडर्स के स्पीकिंग सेशंस भी हैं। यहाँ पर भारत पवेलियन है जहाँ पर इंडिया की ऑडियो विजुअल हिस्ट्री के बारे में विस्तार से दिखाया जाएगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपोज है। यहाँ पर वेव्स बाजार है जहाँ पर सेलर और बायर अपने मीडिया प्रोजेक्ट सेल और बाय कर सकते हैं। यहाँ वेव्स एक्सेलेटर है जहाँ पर स्टार्टअप्स अपने प्रोजेक्ट पेश कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटिव स्फीयर रहेगा जहाँ पर क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के फाइनलिस्ट के बीच में फाइनल शोडाउन होगा। और ये नेटवर्किंग और इस बिजनेस से को समझने का, इस क्रिएटिव कंटेंट इकोनॉमी से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर है सभी के लिए। जी जी। अजितेश जी, आपसे कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि जैसे वैश्विक कार्यक्रम है, आपने बताया कि ये पूरा वैश्विक कार्यक्रम है, न केवल भारत के लोगों को, भारतीय प्रदेश के लोगों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाओं की खोज इस कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी। और कुछ लोगों का नाम फाइनल भी कर लिया गया है जिनको पुरस्कार दिए जाएंगे 1 से 4 मई को जो कार्यक्रम आपका आयोजित हो जा रहा है। तो इन लोगों को जो चयन किया गया है, इसका मूल आधार क्या रखा गया है? इनमें क्या कुछ ऐसा देखा गया है जो इनका चयन किया गया है? जी अजितेश जी। तो जो क्रिएट इन इंडिया है, ये एक ऐसी पहल है। हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले मेक इन इंडिया हुआ था, जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई। और इसी तरह से क्रिएट इन इंडिया मिशन की रचना की गई है, जिसका उद्देश्य है इंडिया की कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाना, कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाना। जो ये चैलेंजेस हैं जो क्रिएट इन इंडिया में किए जा रहे हैं, इनके 2 उद्देश्य हैं। इनका एक उद्देश्य है कि नई प्रतिभाओं को ढूंढना, और दूसरा उद्देश्य है कि जो ऑलरेडी इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी अवसर देना। तो जैसा कि इसमें जो 30 से ज्यादा चैलेंजेस हैं वो सभी फील्ड्स में हैं। इसमें फिल्म पोस्टर्स के चैलेंज हैं, इसमें एनिमेशन के चैलेंज हैं, इसमें फिल्म मेकिंग के चैलेंज हैं, इसमें ड्रोन के चैलेंज हैं, एआई के, एक्सटेंडेड रियलिटी के, म्यूजिक के, और हमारा जैसे जो इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन रन कर रही है कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप है। तो मैं यहाँ उदाहरण लूंगा हमारे चैलेंज का, कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप का, कि कैसे हमने इसमें भारत में प्रतिभाओं को ढूंढा और उनके संग इस चैलेंज में उन्होंने हिस्सा लिया और कैसे वो आगे बढ़े। तो ये चैलेंज अगस्त में चालू हो गया था, इसकी एंट्रीज पिछले साल, और ये 3 फेजेस में किया गया। अच्छा। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। यहाँ पर पहले फेज में हमें 1,500 से ज्यादा एंट्रीज हैं भारत के कोने कोने से। सोशली इसको पूरा हम लोगों ने अनाउंस किया था, ऑनलाइन इसकी एंट्रीज चली, स्कूलों में और कॉलेजेस में भी इसके लिए प्रोग्राम किए गए। और ये 2 कैटेगरीज में था, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। एमेच्योर मतलब वो लोग जो कॉमिक्स पहले से नहीं बनाते हैं या आर्ट में ऐसा कोई पेड काम नहीं करते हैं, और प्रोफेशनल जो लोग कॉमिक्स या आर्ट से रिलेटेड काम से अपनी आय अर्जित करते हैं। तो हमें 1,500 से ज्यादा एंट्रीज आई। पहले फेज में हमने उनको सिलेक्ट करके हमारे जजेस ने, हमारे जजेस हैं इसमें अमरजीत कथा से, राज कॉमिक्स से, प्राण टीचर से, एक मांगा के जज हैं, और आर्टिस्ट हैं, ऐसे करके 5 जजेस हैं। उन लोगों ने इनको चयनित करके पहले फेज में 500 लोग आए, दूसरे फेज में उन्होंने 2 पेज और बनाए कॉमिक्स के और 300 लोग आए, तीसरे फेज में 76 सेमीफाइनलिस्ट आए,
और हर फेज में इनको जजेस जज कर रहे थे। और जी 76 सेमीफाइनलिस्ट में से अभी 1 अप्रैल को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी 10 फाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि देश के कोने कोने से हैं। और अब ये 10 फाइनलिस्ट वेव्स में आएंगे 1 से 4 मई, और वहां पर जजेस के सामने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करके इनमें से विनर घोषित किए जाएंगे। तो जी जैसा ये अजितेश इस जी कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में हुआ है, वैसा ही अन्य चैलेंजेस अपने अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया से और अपने अपनी जूरीज के साथ इन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और इन्हें मौका दे रहे हैं कि इस चैलेंज में आगे बढ़ें। जी अजितेश जी, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जैसे मीडिया और मनोरंजन को उद्योग के साथ जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया नवाचार है और इसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। तो किस तरह से मतलब जो फाइनलिस्ट होंगे, जो इस प्रतियोगिता में विजेता होंगे, वो किस तरीके से अपना भविष्य बना सकेंगे और किस तरीके से मनोरंजन और उद्योग को एक साथ जोड़ करके वैश्विक बाजार तक उसकी पहुँच बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है और जो सेमीफाइनलिस्ट फाइनलिस्ट हैं, वो तो इससे लाभान्वित होंगे ही। जी लेकिन बिल्कुल। इसके अलावा भी बाकी लोग इससे काफी कुछ अपना इस कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। जी तो पहले जब हम फाइनलिस्ट की बात करते हैं, तो जो ये फाइनलिस्ट हैं और जो विनर्स हैं, जब इनको एक रिकॉग्निशन नेशनल मंच पे मिलेगा, जी तो ऑब्वियसली इनका जो क्रेडिबिलिटी है और एक जो इनका रेपुटेशन है वो बढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे हम बात करें, अगर आज से कुछ साल पहले या अभी भी काफी सारे रियलिटी शो चलते हैं, जैसे म्यूजिक में इंडियन आइडल हो गया और इस तरह के सारेगामा जो शोज हुए थे, इसमें काफी लोगों ने जीता था और धीरे धीरे उनका नाम आगे बढ़ा और वो अपना कैरियर को और आगे बढ़ा पाए। इसी तरह से जब एक नेशनल मंच पे कोई जीतता है, जी तो उसको उस चीज से बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसकी आर्ट को एक तरह से एक स्टैंपिंग मिल जाती है, एक मोहर मिल जाती है कि हाँ, ये टैलेंट बाहर निकल के आया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो सेमीफाइनलिस्ट फाइनलिस्ट विनर्स हैं, उनको तो डेफिनेटली लाभ होना ही है। बट इसके अलावा जो हमारे क्रिएटर साथी हैं हर फील्ड के, यहाँ पर वेव्स बाजार और वेव्स एक्सेलेरेटर जैसे जो इवेंट्स हैं, उनमें वो अभी भी भाग ले सकते हैं। वेव्स बाजार पे वो अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं और वेव्स बाजार में वो एज ए सेलर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करें, और जो फिल्म्स के, कॉमिक्स के, एनिमेशन के जो बायर्स होंगे, वो उसके प्रोजेक्ट को देख पाएंगे और अगर उन्हें लगेगा कि उस पर फिल्म बननी चाहिए, एनिमेशन बनना चाहिए, कॉमिक्स बनना चाहिए, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो जी ये मौके वेव्स में अभी भी उपलब्ध हैं। जो नए स्टार्टअप हैं उनके लिए वेवएक्स निश्चित रूप एक्सेलेरेटर से। है वेव्स में, तो अभी भी ये मौके उपलब्ध हैं उन लोगों के लिए जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग नहीं ले पाए। जी अजितेश जी, बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी और थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे नए प्रतिभावान छात्र हैं या यूं कहें कि युवा हैं, जो बाहर निकल कर के आएंगे, निश्चित रूप से उद्योग बाजार तक जाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत सारे क्षेत्रों को आपने इसमें शामिल किया हुआ है और जिसमें ऑडियो भी है, विजुअल भी है, कॉमिक्स भी है, फिल्म है, टेलीविज़न है, बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया है। इन सारे क्षेत्रों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक साथ लाना और यहाँ से एक बेहतरीन ये प्रतिभा को बाहर निकालना, ये किस तरीके से आपने सोचा और क्या तरीके हो सकते हैं इसको और बढ़ाने के लिए? जी जी। बिल्कुल। तो ये भारत सरकार के द्वारा ये पहल की गई जी। थी पिछले साल, जब ये आइडिया आया वेव्स का। तो इसका एक उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जी जी जैसे कि कैंस फिल्म फेस्टिवल, डेवोस कॉन्फ्रेंस, इस तरह का एक मंच बनाया जाए जो भारत में ही नहीं विश्व में सबसे बड़ा हो। और इस तरह के मंच जब बनते हैं और सालों साल चलते हैं, जी का जो रेपुटेशन होता है, वो रेपुटेशन ना सिर्फ उस देश के लिए बल्कि उससे जुड़े हुए हर प्रतिभागी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जी, और देश बिल्कुल। को इसी रूप में सोचा गया है कि ये जी। पूरे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को पूरी तरह से कवर करते हुए जी। वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बने, जिससे इससे जुड़े हुए सभी इंडस्ट्रीज को, इससे जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को और सभी लोगों को लाभ पहुंचे। क्योंकि इस क्रेडिबिलिटी पे जब काम होता है तो वो डेफिनेटली सबके लिए बहुत यूजफुल होता है। जी। अब इसमें फायदा सिर्फ प्रोफेशनल्स का नहीं है जो ऑलरेडी इस लाइन में है, एमेच्योर और स्टूडेंट्स लोगों को भी इसमें फायदा है। क्योंकि जो ये चैलेंजेस थे, इसमें ज़्यादातर चैलेंजेस में एमेच्योर और स्टूडेंट कैटेगरी दोनों थी, और बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। जी। हमारे चैलेंज में भी 9 से 13 साल तक के 6 बच्चों को स्पेशल ज्यूरी मेंशन प्राइज दिया गया है, और 5 एमेच्योर आर्टिस्ट जो हैं
उनने कभी भी कॉमिक्स नहीं बनाई हैं, बट अब वो वेव्स में आके वो 5 लोग 60,000 रुपए ईच जीत चुके हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट 1 लाख रुपए ईच जीत चुके हैं, और आगे भी अब वो और प्राइजेस जीतेंगे। ये सिर्फ कॉमिक्स के चैलेंजेस में नहीं, बाकी में भी है। तो ना सिर्फ कैश प्राइस बल्कि रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी के लिए उनके काफी अच्छा रहेगा। जी जितेश जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि 9 से 14 साल के बच्चों को भी आप उनमें प्रतिभा की खोज करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक बेहतरीन मौका है। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि मुंबई में 1 से 4 मई तक होने जा रही वेब्स समिट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास करीब 85,000 एंट्रीज अब तक आई हैं। और इस बात की जानकारी पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने भोपाल में हुई पत्रकार वार्ता में दी। और इस मौके पर बताया गया कि समिट में ग्लोबल मीडिया डायलॉग होगा, CEO राउंड टेबल चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस और थॉट सेशन होंगे, वेब्स बाजार और वेब्स कल्चरल का आयोजन भी इस समिट में किया जाएगा। दोस्तों, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र का वेव्स जो है एक महाकुंभ होने वाला है। 1, 2, 3, 4 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ये आयोजन होने जा रहा है। इसमें अब तक क्या होता था कि टेलीविजन मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्टर में टेलीविजन भी आता है, रेडियो भी आता है, प्रिंट भी आता है, एडवर्टाइजिंग भी आता है। अब पहली बार ये हो रहा है कि वो फिल्म्स के भी सारे एक्टिविटीज़ इसमें सम्मिलित है, एनिमेशन भी है, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग भी है, इसमें टेलीविज़न भी है, AR VR इसमें है, इसमें कॉमिक्स इंक्लूडेड है, इसमें AI जो है जनरेटिव AI जो है उसको लेके सारी टेक्नोलॉजीज़ का डिस्प्ले होने वाला है। सोशल मीडिया, रेडियो, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सारे क्षेत्रों के दिग्गज जो है वो इस सम्मेलन में सहभागी होने वाले हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस एंड थॉट सेशंस होंगे। इसमें एक भारत एग्जीबिशन होने वाला है जो कि फिजिकल और डिजिटल दोनों एग्जीबिशन होगा। इसके साथ साथ ये इस एग्जीबिशन में गेमिंग भी इंक्लूडेड है। वेव्स बाजार होने वाला है जो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात कर सकेगा उसमें, और बिजनेस को लेके एक दूसरे का जो कोऑपरेशन है, एक दूसरे की मदद जो है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज जो है उसमें होने वाला है। ये भी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये होने वाला है। वेव्स कल्चरल्स भी होने वाला है इसमें। तो इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है एक IICT की स्थापना की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र का IIT होगा, ताकि क्रिएटिविटी को जो है देश में बढ़ावा दे सके, उसको लेके ट्रेनिंग हो सके, उसको लेके युवाओं को जो विविध प्रकार का सपोर्ट जो अवेलेबल हो सके। तो ऐसा प्रकार का ये इवेंट है। 22 क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के डिटेल्स के बारे में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे सेक्टर्स आपको बता दिए कि इसमें फिल्म के चैलेंजेस हैं, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें टेलीविजन है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग है, एडवर्टाइजिंग एड्स क्रिएट करने का एक अलग चैलेंज है, इसमें रेडियो से जुड़े हुए भी चैलेंजेस हैं। कार्यक्रम में एक और छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और उसके बाद इस बारे में कुछ और बात करेंगे आपसे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंतराल के बाद आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है और आपको हम बता दें कि ASIFI इंडिया ने वेब्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की भी घोषणा की है और वेब्स अवार्ड के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ASIFI इंडिया के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय खेमेसरा जी। संजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड्स की जो घोषणा की जा रही है इसके बारे में विस्तार से थोड़ा जानना चाहेंगे। जी संजय जी। देखिए, ASIFI इंडिया पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान में काम कर रहा है जी, और वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आरंभ किए थे। तो
जुलाई के माह में इसको आरंभ, तो तब से अब तक लगातार हम लोग इंडस्ट्री में अक्रॉस इंडिया और विश्व भर में इस वेव्स अवार्ड्स के एंट्रीज के लिए हम कार्य करते रहे हैं। जो एंट्रीज हमें मिली है वो विश्व के 13 देशों से प्राप्त हुई है और हिंदुस्तान में हमें लगभग 1331 एंट्रीज प्राप्त हुई है। उसमें 5 जूरी हमारी थी, 3 इंटरनेशनल जूरी है, एक ग्रीस से है, एक यूएसए से है, एक इंडियन लेडी है जो ड्रीमवर्क्स में काम करती हैं, उसके अलावा 2 इंडियन जूरीज है। इन्होंने पूरा रिव्यू इस प्रतियोगिता के अंतर्गत किया। इसमें 10 छात्रों की और 10 प्रोफेशनल्स की श्रेणियां हैं जिसके माध्यम से हम सभी को अवार्ड कर रहे हैं। तो हमने जूरी के रिव्यू के आधार पे टोटल 20 प्रोफेशनल्स और 26 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जी। ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये पूरे हिंदुस्तान के अलावा विश्व के करीब 4 और देशों से हैं जी। और स्टूडेंट सारे हिंदुस्तान के हैं। अच्छा जी, संजय जी थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड्स आपने देने के लिए विचार बनाया है और तो किस क्षेत्र से ख़ास तौर से लोगों को आपने चयन किया है कि कहाँ कौन सी प्रतिभा हमको मिल रही है और उसको और आगे लाना चाहिए, कौन से वे प्रमुख क्षेत्र आपने चयन किए हैं जिनको आधार जी? हमारी जो एनिमेशन के अंतर्गत हमारी प्रतियोगिता थी इसमें 10 श्रेणियां, 3D मॉडलिंग है, 3D टेक्सचरिंग है, लाइटिंग है, विजुअल इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक की 2 श्रेणियां रहती हैं जैसे मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, फिर मोशन ग्राफिक के ऊपर एक कैटेगरी है जी जी। स्टूडेंट तो स्टॉप मोशन एनिमेशन की कैटेगरीज हैं जी। इसके प्रोफेशनल्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स और एड फिल्म्स की कैटेगरीज हैं जी। तो उनके अंतर्गत हमने प्रतिभागियों का चयन किया है जी। तो जूरी के जो सिलेक्शन के आधार पे 46 लोगों की एक शॉर्टलिस्टेड सूची जारी की जा चुकी है 1 अप्रैल को और इसी आधार पे हम उन सारे प्रतिभागियों को मुंबई वेव्स के क्रिएटोस्फीयर के दौरान बुलाने वाले। जी, जैसा कि संजय जी आपने बताया कि इन क्षेत्रों से आपने लोगों का चयन किया है और जिन लोगों को ये पुरस्कार मिलेंगे भविष्य में आगे जाकर के किस तरह से अपना भविष्य बनाएंगे और बहुत सारे क्षेत्रों को आपने इसमें शामिल किया है। निश्चित रूप से एक दूसरे क्षेत्रों को जोड़ेंगे, उद्योग से जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनको नवाचार के रूप में मौके मिलेंगे और कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। तो क्या आप इसका विस्तार से थोड़ा परिक्षेत्र देखते हैं कि आने वाला भविष्य उन युवाओं के लिए कैसा होगा? देखिए ये जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है जी, ये पिछले कुछ दशकों से हिंदुस्तान में जी एक सनराइज सेक्टर के तौर पे उभरा है। बिल्कुल। और इसमें लगातार जॉब, फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तीनों के अवसरों की व्यापकता उपलब्ध है। इसमें ये एक डिमांड ड्रिवन सेगमेंट है जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और लोग कम हैं जी। तो ये एक बहुत बड़े अवसर के तौर पे इंडस्ट्री में युवाओं के लिए विशेष तौर पे उभरा है क्योंकि एक नेचुरल क्रिएटिव टैलेंट हिंदुस्तान में शुरू से रहा है। आप रामायण महाभारत के जमाने से देखेंगे कि हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग जो है वो हमारे डीएनए में है और इसी कारण जो ऐसा बिल्कुल सीधे सीधे दिखता है कि जैसे हिंदुस्तान आईटी के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बन के उभरा है, आने वाला जो दशक है इसमें मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया एंटरटेनमेंट में विशेष तौर पे सूचना, संचार, मनोरंजन, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान को आप एक बहुत ही विश्व के गुरु के रूप में देख सकेंगे क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है और जैसे वर्ल्ड के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ हो रहे हैं और अब आज की तारीख में जैसे अभी जो हमें जितनी एंट्रीज प्राप्त हुई है उसमें नैसर्गिक जो हिंदुस्तान के कंटेंट है जैसे हनुमान चालीसा पे किसी ने पूरा एक एनिमेशन बना दिया है तो वो पूरा क्ले का उपयोग करके बना दिया। एक जैसे हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही, ऊन को रिप्लेस करके लोग आजकल सिंथेटिक, तो ऊन के ऊपर भी एक स्टूडियो
उन्होंने पूरी एक एनिमेशन फिल्म बना के सबमिट की है। जी तो इतने प्रतिभाशाली लोग हैं आज हिंदुस्तान में जी और टैलेंट छोटे छोटे कस्बों में और ग्राम के क्षेत्रों में है। और आज जो संचार की क्रांति हुई है जी उससे हम ये जरूर हो पा रहा है कि हम बिल्कुल छोटे छोटे क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं आसानी से। मीडिया कंजम्पशन इतना जबरदस्त बढ़ा है, इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, तो ये दोनों चीजें इस इंडस्ट्री के लिए फ्यूल का काम कर रहे हैं कि आज कहीं से भी टैलेंट है, यदि वो उसका यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी काम कर रहा है तो वो अपने कंटेंट को विश्व भर में पहुंचा सकता है। तो हम कंटेंट इकोनॉमी के तौर पे, क्योंकि युवाओं से भरमार है हमारी कंट्री में और टैलेंट बहुलता है, तो इन दोनों कारणों से मुझे ये साफ दिख रहा है। और क्योंकि मैं पिछले 28 वर्षों से इस क्षेत्र की हुनर आधारित शिक्षा में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये सामने दिख रहा है कि चाहे ऑस्कर अवार्ड्स हो, चाहे एनी अवार्ड्स हो, चाहे बाफ्टा हो, चाहे VES अवार्ड्स हो, गोल्डन ग्लोब हो, या इवन हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से आजकल एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के फिल्म अवार्ड चालू हो गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें हमारे यहाँ के युवाओं को लगातार अवसर मिल रहे हैं और वो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और जैसे आने वाला जो समय है ये निश्चित तौर पे वेव्स जैसे मंच इस प्रतिभाओं को एक बहुत ही एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि आज हिंदुस्तान में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इतना एक महाकुंभ का आयोजन शुरू हो, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में ये एक इतना जबरदस्त आकार लेगा कि हम हिंदुस्तान को विश्व में अग्रणी इस क्षेत्र के तौर पे एस्टेब्लिश कर। जी संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं को तलाशा है, शहरी क्षेत्रों से भी तलाशा है, और इस प्रतियोगिता के लिए जो आपके पास प्रविष्टियां मिली हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी और अन्य देशों से भी आपको प्राप्त हुई हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है कि इतनी सारी प्रविष्टियां आने के बाद, जो कि हिंदुस्तान से भी है, हिंदुस्तान के बाहर से भी हैं, निश्चित रूप से 2 अलग अलग जगहों से, 4 अलग अलग जगहों से ऐसा लेंगे तो उनके बीच में आपस में एक दूसरे को जानने को मौका मिलेगा, एक दूसरे की तकनीक को वो समझेंगे, तो सारे लगभग एक विश्व को लगभग वैश्विक स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य ये है कि जैसे हम बात करते हैं शुरू से वासुदेव कुटुंबकम की, तो यदि हमारा जो कार्य क्षेत्र सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित ना होकर के पूरे विश्व का कार्य क्षेत्र हो, तो हम लोगों को अवसरों की बहुलता प्राप्त होती है। उसका एक ये जो एक्सपर्ट्स को लाने का और इस आयोजन में सभी को शामिल करने का यही एक उद्देश्य दिखता है कि क्योंकि जितने हम कॉम्पीट करना जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना हमारी प्रतिभाओं को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। क्योंकि आपका यदि वर्क, जैसे मैंने आपको बताया, उनका एक प्रोजेक्ट है उनके नाम से, और वो प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया और तीसरे दिन मुझे का एक NSC फेस्टिवल है वहां पे भी, तो हम इन लोगों को एनकरेज करते हैं कि दुनिया के जो बेस्ट फेस्टिवल में भी जाएं और वेल्स जैसे यदि मंच मिलना शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पे बाहर के लोग भी आकर के अपने वर्क सबमिट करने वाले हैं लगातार। जैसे जो हमने शुरुआत की है, ऐसे कई 32 क्रिएट इन इंडिया के चैलेंज है। जैसा आपने अभी बताया कि 85,000 से 90,000 के बीच में एंट्रीज ऑलरेडी आ गई है और इसमें 1000 के ऊपर इंटरनेशनल एंट्रीज हैं। तो इन एंट्रीज को बढ़ने बहुत धन्यवाद संजय जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। वर्चस्व बढ़ेगा। जी संजय जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और इसी चर्चा के साथ हम इस कार्यक्रम को वेब समिट भारत की प्रतिभा को मिल रहा नया मंच, इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे समाचारों के साथ शाम 4 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।